हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। पेनिशिया सीरीज जो है वो चल रही है। कल मैंने आप लोगों को इसमें विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज के बारे में बताया था, जो उनकी टेट्रालॉजी है, यानी कि जो मैंने पहली टेट्रालॉजी जो है वो बताई थी, जिसे कहा जाता है भाई जो उनके दो टेट्रालॉजी हैं, 11 प्लेज हैं उनके बेसिकली हिस्ट्री, जिसमें एडवर्ड थर्ड बाद में जो है वो जुड़ा है। और कल मैंने आपको एक टेट्रालॉजी के बारे में बताया था, आज मैं हेनरियाड के बारे में बताऊंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था, अगर नहीं याद है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो मैंने आपको पूरा उनका टेट्रालॉजी बताया था, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रिचर्ड थर्ड। ये जो है वो हेनरी जो है ये माइनर टेट्रोलॉजी कहलाती है। और जो मेजर टेट्रोलॉजी कहलाती है, जिसे हेनरियाड कहते हैं, वो मैं आज उसके बारे में बताने जा रही हूँ। और मैंने बाकायदा पूरा उसका बारे में एक पूरा हिस्ट्री प्ले का पूरा सीरीज़ जो है वो उसमें मैंने हेनरियाड का बनाया है। और उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डल चुका है। कल वाले का भी डल गया था, आज वाले का भी डल गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उल्टा बोल रही हूँ, टेलीग्राम के लिंक का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को भाई ये पेनिशिया, देखिए बेसिकली बात क्या होती है ना कि लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो हिस्ट्री समझने में आती है। और जब हिस्ट्री को कहानी की तरह समझा दो ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो लेनी है अगर एक सीट तो ध्यान से देखो ये सीरीज, और इसी के साथ मैं अपनी पेनिशिया सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपको हेनरियाड के बारे में बताऊंगी। हेनरियाड जिसे मेजर टेट्रोलॉजी भी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगी। तो देखिए, हेनरियाड के बारे में बताते हुए क्या मुझे बताना है, ये देखिए। बेसिकली हेनरियाड जिसे कहते हैं, हेनरियाड जो है ये 1595 से 99 के बीच में विलियम शेक्सपियर ने ये हेनरियाड लिखा है। 1595 से 99 के बीच में, ठीक है जी। और ये ग्रुपिंग ऑफ 4 हिस्ट्री प्लेस है, जिसमें जो रिचर्ड सेकेंड, वैसे तो ये मैंने लिख भी रखा है, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, एंड ये खत्म होता है हेनरी फिफ्थ पे, ठीक है। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेनरियाड। ये हेनरियाड है, इसे ही मेजर टेट्रालॉजी कहा जाता है। दैट इज नोन एज मेजर टेट्रालॉजी। और एक और चीज, इसमें जो हमारे कैरेक्टर हैं, विलियम शेक्सपियर ने जो इसमें जो एक बहुत ही खूबसूरत, मैं तो खूबसूरत ही कहूँगी, कैरिकेचर जो है वो इसमें किया है। और यहाँ पर जो मोस्ट ग्रैंडियोज क्रिएशन, मोस्ट ग्रैंडियोज क्रिएशन सर जॉन फॉल्स्टॉफ, सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है वो विलियम शेक्सपियर ने हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में गढ़ा है। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में भी वो रहते हैं, और हेनरी फिफ्थ में हमें उनकी मृत्यु के बारे में पता चलता है। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार होते हैं। जैसे सर जॉन फॉल्स्टॉफ विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से प्लेज में है, तो वो 3 प्लेज में है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड मेरी वाइव्स ऑफ विंसर। हेनरी फिफ्थ में हमें उनकी मृत्यु के बारे में पता चलता है। ये जो 4 प्लेज हैं इन्हें मेजर टेट्रोलॉजी कहा जाता है। वो माइनर टेट्रोलॉजी है, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रिचर्ड सेकंड। और ये मेजर टेट्रोलॉजी में आती है, ये मेजर टेट्रोलॉजी में आता है। और भाई ये जो है ना, इसमें एक और चीज, रिचर्ड सेकंड जो प्ले है ये पूरा का पूरा इट इज रिटन इन वर्ड्स, ये कंप्लीटली वर्ड्स लिरिकल लैंग्वेज में लिखा है। अदर देन दिस
किंग जॉन। किंग जॉन पहला वो माना जाता है। किंग जॉन जो है वो प्ले जो है वो, ये दो प्लेस कंप्लीटली वर्ड्स में लिखे हुए हैं, रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन, याद रखिएगा, रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन। एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतना यूट्यूब पर कोई मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, ठीक है। मैं खुद ही कहती हूँ कि भाई मेरा क्यों, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कूड़ा दे ही नहीं सकते। जितना मैं YouTube पे पढ़ाती हूँ, और एक और मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ, यह शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ी सी चीजें बता दूं। मैं YouTube पे जो पढ़ाती हूँ, क्लियरली कह रही हूँ, ये 10% है जो मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ, क्योंकि YouTube पे मैं पूरी चीज कंप्लीट नहीं होती है। जो ये YouTube पे मेरा 10% है जो मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ। मेरी क्लासेस जो हैं वो अलग, जो पेड बैचेस रहते हैं। तो भाई मैं देखो, मैं झूठ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि लोगों को लगता है कि जो YouTube पे अच्छा पढ़ाता है वो अपनी क्लासेस में अच्छा नहीं पढ़ाता, क्योंकि YouTube केवल और केवल एक एडवर्टीजमेंट है। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट है। आप कैसे जानोगे मुझे? YouTube से। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट को बनाए रखना, लोगों का प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देना, देखो वो चीज मायने रखती है। तो अब जिसे कुछ भी ना समझ में आए, जो पढ़ना ही ना चाहे, उसको छोड़ दो। बाकी जो मुझ में विश्वास रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो तो YouTube पर भी अगर कोई समझना नहीं चाह रहा, मेरी गलती निकालना चाहेगा तो मैं क्या कर लूँगी, ठीक है। लेकिन मैं अपनी क्लासेस हो, पेड क्लासेस, उसमें और बेटर और बेटर और बेटर, YouTube पर भी। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, आप मुझे बताना कितने लोग इतनी मेहनत करते हैं। ये मेरा रजिस्टर है, आपको दिख रहा होगा, और इस पे लाल पेन से लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना टाइप किया हुआ, ये पूरी जो समरी है, ये पहले मैंने लिखी पेन से, मगर ये समझ में नहीं आती क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिखी, तो फिर उसके बाद इसे टाइप करवाया। और लोग ऐसी ये चीज़ें देने से इसलिए डरते हैं कि अरे यार हमारा मटेरियल, हम क्यों इतनी मेहनत करें यूट्यूब के लिए, इतनी मेहनत कर क्या क्यों करें, क्यों इतने नोट्स दें। आप ये सोचिए, क्वालिटी। एंड वन मोर थिंग, मैं किसी को कॉपी नहीं करती। मेरा चैनल इसीलिए कम चलता है, मेरे बारे में बकवास ज़्यादा इसलिए होती है। मेरे बारे में सबको पता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, सब लोगों को पता है कि अगर इन टीचर से पढ़ लिया तो हमारा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसीलिए मेरे बारे में अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। मैं चीपनेस से दूर रहती हूँ, मैं फालतू के ड्रामाज नहीं करती हूँ, मैं फालतू की चीज़ें कुछ नहीं करती हूँ। इसलिए भैया ना मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा और ना मेरा चैनल ज़्यादा चलता। और उस बात से, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि जो जेन्युइन लोग हैं उनका अगर मेरे चैनल से भला होता है तो मुझे उनके लिए करना है। भाई हर टॉम डिक एंड हैरी को तो मैं भी नहीं पढ़ा सकती, एक क्लास अपार्ट हूँ मैं भी, और जो मेरे से पढ़ने वाले हैं वो भी क्लास अपार्ट है। तो हर टॉम डिक एंड हैरी को तो मैं भी नहीं पढ़ा सकती, लेकिन जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि हाँ भाई तुम कुछ कर लो और कुछ बन जाओ, ठीक है। तो चलिए हेनरियाड जो मैंने अभी बताया, चलिए बैक टू उस पे आते हैं कि शेक्सपियर ने 2 टेट्रालॉजीज लिखी हैं। टेट्रालॉजी मतलब अ कलेक्शन ऑफ 4 प्लेज, और टेट्रालॉजी में एक है उनकी माइनर टेट्रालॉजी जो उन्होंने पहले लिखी थी, हेनरी 6 पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें भी जो है डेट्स का रहता है कि हेनरी 6 पार्ट सेकंड पहले लिखी है, हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड रिचर्ड थर्ड जो है ये पहली टेट्रालॉजी है, माइनर टेट्रालॉजी। मेजर टेट्रालॉजी है ये, दैट इज रिचर्ड सेकंड, हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट, हेनरी 4th पार्ट सेकंड एंड हेनरी 5th, जिसे हेनरियाड भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो दिस टेट्रालॉजी इज ऑल्सो नोन फॉर that grand character, and that is Sir John Falstaff. तो सर जॉन फॉल्स्टॉफ हमें विलियम शेक्सपियर के हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट में उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और हेनरी 5th में हमें उनकी मृत्यु की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर टेट्रालॉजी हेनरियाड, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये रिचर्ड सेकंड के समरी से ये बताना शुरू करूँगी। तो रिचर्ड सेकंड के बारे में इसमें मैंने कुछ कोट्स वगैरह भी लिए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले रिचर्ड सेकंड, हेनरी 4th तो बाद में बने, पहले हेनरी बोलिंगब्रोक के लेते हैं। हेनरी बोलिंगब्रोक किसके बेटे थे? जॉन ऑफ गॉन्ट के, एडवर्ड थर्ड के जो बेटे थे, जॉन ऑफ गॉन्ट। हेनरी बोलिंगब्रोक सर ग्रेट जॉन ऑफ गॉन्ट के बेटे थे, और रिचर्ड सेकंड को के ऊपर जो हाथ था वो जॉन ऑफ गॉन्ट अपने नेफ्यू को बहुत प्यार से संभाल रहे थे, मगर उन्हें खुद ही नहीं पता था जॉन ऑफ गॉन्ट को
कि ये बड़ा होकर मेरे ही पीठ में छुरा भोंकेगा। खैर, रिचर्ड एक अच्छा राजा बिल्कुल भी नहीं था। रिचर्ड को युद्ध लड़ने का बहुत शौक था। रिचर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी जनता इतनी ज्यादा जो है वो परेशान है भाई, ब्लैक डेथ एंड ऑल दैट सब कुछ होने के बाद उसने जनता के ऊपर एक और पोल टैक्स लगा दिया था, क्योंकि वो युद्ध करने में यकीन रखता था। अपने अंकल की संपत्ति हड़पने के लिए, और उसके दिमाग में शायद ये चीज रही होगी, उसने क्या करा, रिचर्ड सेकंड ने अपने ही कजन हेनरी बॉलिंगब्रोक को एग्जाइल पे भेज दिया, 6 साल के एग्जाइल के लिए भेज दिया। और ये सदमा जॉन ऑफ गॉन्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि जिस बच्चे को मैंने पाल पोस के बड़ा करा, वो बच्चा मेरे ही बेटे को उसने एग्जाइल में भेज दिया और मेरे ही मरने का इंतजार कर रहा है। अब जॉन ऑफ गॉन्ट बीमार होते हैं और वो रिचर्ड को समझाना चाहते हैं कि तो जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस स्पीच है जो मैं भी आपको बताऊंगी भी। तो वो जो है ना, वो रिचर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिचर्ड कहता है कि भाई जो पके हुए फल होते हैं ना, वो वैसे भी चपकते ही हैं, उनके समय पूरा हो गया। और वो ये भी कहता है कि उनके मरने के बाद में, वो उनसे बोलता है जॉन ऑफ गॉन्ट से कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति को मैं जो है वो कॉन्फिस्केट कर लूंगा, मैं हथिया लूंगा, क्योंकि मुझे युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। खैर, जॉन ऑफ गॉन्ट की मृत्यु हो जाती है। जब हेनरी को पता चलता है कि उसकी जो हेनरी की संपत्ति है, उस संपत्ति को रिचर्ड सेकंड ने जो कॉन्फिस्केट कर लिया है, तो बॉलिंगब्रोक वापस आते हैं। हेनरी बॉलिंगब्रोक वापस आते हैं, और वो वापस आते हैं और उन इंग्लिश लोग जो इंग्लिश पीपल हैं, वो हेनरी बॉलिंगब्रोक का खुले दिल से वेलकम करते हैं। और जो ये रिबेलियन है रिचर्ड सेकंड के खिलाफ जो चलाई जा रही है, उसमें बहुत ही जो बढ़िया जो कमांडर है वो है हेनरी पर्सी। रिचर्ड जब लौट कर आते हैं, जब रिचर्ड सेकंड अपने आयरिश वॉर से अपने लौट कर आते हैं, तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो जो है गद्दी छोड़ दे। और किसके फेवर में गद्दी छोड़ दे? हेनरी बॉलिंगब्रोक के। अब रिचर्ड को गद्दी, तो रिचर्ड को मार के युद्ध जो है लड़कर रिचर्ड से गद्दी नहीं ली जाती है। रिचर्ड अपना थ्रोन छोड़ देते हैं, अपनी गद्दी एब्डिकेट कर देते हैं। जब रिचर्ड को पॉन्टिफ्रेक्ट कैसल में बंद किया जाता है उनको वहां पर, तो वहां पर हेनरी बॉलिंगब्रोक, हेनरी जो अब हेनरी फोर्थ है, हेनरी बॉलिंगब्रोक यूं ही कहते हैं कि काश कोई मेरे लिए जो है रिचर्ड सेकंड को मार दे। किंग के ऑर्डर्स को गलत इंटरप्रेट करते हुए पियर्स ऑफ एक्सटन रिचर्ड सेकंड की हत्या कर देता है। और इस बात से हेनरी जो है वो इतना गिल्ट में आ जाता है, वो कहता है कि मैं जो है अपने पापों का एक जिसे प्रायश्चित करूंगा यरूशलेम जाकर। तो ये है रिचर्ड सेकंड की कहानी। और अब ये रिचर्ड सेकंड हेनरियाड का पार्ट फर्स्ट है। इट इज रिटन इन वर्स। ये पूरी तरीके से लिरिकल प्ले है। अदर देन किंग जॉन, दिस इज द ओनली प्ले विच इज रिटन इन कंप्लीटली वर्स फॉर्म। ठीक है। अब दूसरे, आई एम ऑल्सो स्टोरी टेलर। अब हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट की कहानी देखेंगे। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट जो है ये वो प्ले है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने पॉलिटिक्स और कॉमेडी दोनों को मिलाया है। बेसिकली विलियम शेक्सपियर का ये प्ले, विलियम शेक्सपियर के आप प्लेस को, अगर हिस्ट्री प्लेस को लेंगे तो ये कहते हैं कि हेनरी सेवेंथ ने एक तरीके से दोबारा से ना इतिहास को लिखवाया था और अपने फेवर में, ट्यूडर वंशावली के फेवर में करवाया था। और उन्होंने इसके लिए इटली से एक स्कॉलर थे जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा नाम वगैरह मैं मुझे भूल जाती हूँ। इटली के एक स्कॉलर थे जिनका नाम था पॉलिडोर वर्जिल। तो उन्होंने ना उनको बुलाया था और उनसे हिस्टोरिया एंग्लिका लिखवाया था। हिस्टोरिया एंग्लिका से एडवर्ड हॉल ने जो है उन्होंने लिखा था यूनियन ऑफ द टू नोबल एंड इलस्ट्री फैमिलीज ऑफ लैंकास्टर एंड यॉर्क। और उसके बाद जो रैफेल हॉलिंशॉट का क्रॉनिकल है, ये दोनों सोर्सेज जो हैं उनसे विलियम शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस के बारे में लिखा है। तो कहते हैं कि हेनरी सेवेंथ ने ना इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाया था।
हिस्टोरिया एंग्लिका, और जिससे कि पीपल शुड फील दैट हाउ ग्लोरियस वी आर, कि हम कितने ग्लोरियस रेन में हैं। अब हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट ये वो प्ले है जिसमें बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर, यानी कि कौन, सर जॉन फॉलस्टॉफ, जिसे कैरिकेचर कहा जाता है, मतलब बहुत ही एक इतने बढ़िया कैरेक्टर है वो कि जब आप उनको जब उस प्ले को पढ़ते हैं तो यू फॉल इन लव विद सर जॉन फॉलस्टॉफ, चाहे उनके अंदर कितनी कमियां हो। तो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट है ये प्ले, जो है जब इसकी शुरुआत होती है तो हेनरी अब बॉलिंगब्रोक जो अब राजा बन चुके हैं, एंड नाउ ही इज हेनरी फोर्थ। तो हेनरी फोर्थ जो है ना वो कहते हैं कि अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यरूशलेम जाना है। हेनरी फोर्थ सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो अपने बेटे से हैं, जिसका नाम है प्रिंस हॉल। प्रिंस हॉल से वो बहुत दुखी हैं, क्यों? क्योंकि वो लंदन के सीडी साइड में निम्न वर्ग के लोगों के साथ घुलते मिलते रहते हैं, जैसे फॉलस्टॉफ, पॉइंट्स वगैरह। हेनरी फोर्थ को सबसे ज्यादा है ना, अपना बेटा निकम्मा हो तो ना दूसरे के बेटों को देख के और जलन होती है। सेम यही चीज है, अब चाहे राजा हो चाहे साधारण कॉमन मैन हो, ये तो सबके साथ ही है कि अगर अपना बच्चा जो है वो इतना अच्छा नहीं हो, पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा हो, तो माँ बाप जो है अपने बच्चे को ताने दे दे के मार देते हैं। देखो वो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, और जो है वर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, और तुम्हारे पास के कुछ भी नहीं है। तो हेनरी फोर्थ राजा थे, भला वो इस चीज से कैसे जो है वो दूर रह सकते। तो उनका जो बेटा था प्रिंस हॉल, प्रिंस हेनरी फिफ्थ जो बनते हैं बाद में, पहले उनका नाम प्रिंस हॉल है। तो प्रिंस हॉल जो है ना भाई, वो उन्हें राजा बनना है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो समाज का निचला वर्ग है उन वो लोगों के साथ वो ऐसे ही जो बोर्स जो टेवर्न है, बोर्स हेड, वहाँ बैठे रहते हैं। उनके जो साथी हैं वो जेब कतरे और लुटेरे उनके साथी हैं। सर जॉन फॉलस्टॉफ को वो फादर फिगर मानते हैं, तो वो बहुत दुखी हैं हेनरी फोर्थ जो है। और सबसे ज्यादा उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि जो हॉटस्पर है वो इतना ज्यादा जो है वो हॉटस्पर की इतनी तारीफ जो होती है, वो लगातार हॉटस्पर जो है वो पावरफुल होता जा रहा है। तो ऐसा लगता है बताओ, हॉटस्पर तो इतना पावरफुल हो रहा है, एक मेरा लड़का है हॉटस्पर नॉर्थम्बरलैंड। अब इसमें भी हॉटस्पर जो है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हेनरी फोर्थ को हेनरी फोर्थ बनाने में। लेकिन अब हेनरी फोर्थ तब चिढ़ जाते हैं जब हॉटस्पर जो है उनके खिलाफ वो मना कर देता है कि मैं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो नहीं दूंगा जब तक मुझे रैंसम नहीं मिलेगी। हॉटस्पर, नॉर्थम्बरलैंड एंड वॉर्सेस्टर जो है वो हेनरी फोर्थ के खिलाफ एक रिबेलियन प्लान कर लेते हैं। अब प्रिंस हॉल को जब लगता है मेरे पिताजी कुछ ज्यादा ही परेशान है, तो प्रिंस हॉल जो है वो अपने पिताजी से कहते हैं कि पापा अब मैं सुधर जाऊंगा एंड मैं इस रिबेलियन को भी खत्म कर दूंगा। अब यहां पर ये हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में होती है बैटल ऑफ श्रूबरी। बैटल ऑफ श्रूबरी जो है वो इसमें होती है, और वो प्रिंस हॉल जो अपने पापा की नजर में कुछ भी नहीं थे, कहते हैं ना लड़का जब तक निकम्मा रहता है वो अपने माता पिता की नज़र में कुछ नहीं होता है, तो चाहे राजा हो या कॉमन मैन। तो प्रिंस हॉल जो अपने पापा की नज़र में कुछ नहीं थे, जब वो हॉटस्पर को मार देते हैं तो उनका थोड़ा सा कद ऊंचा होता है उनके पिताजी की नज़र में कि हाँ भाई मेरा लड़का भी किसी लायक है। नहीं अब यहाँ से इसमें बेसिकली इसमें जो सर जॉन फॉलस्टॉफ का दिखाया है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें से हटा दी हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबी समरी हो जाती। लेकिन सर जॉन फॉलस्टॉफ का काफ़ी प्रिंस हॉल पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिंस हॉल जो है वो उनसे प्रभावित थे। सर जॉन फॉलस्टॉफ जो है बैटल में भी भागीदारी करते हैं, और सर जॉन फॉलस्टॉफ जो हैं वो ब्राइब लेकर ऐसे ही पतले दुबले बेकार से लोगों को सेना में रख देते हैं। और सबसे बड़ा काम पता है वो क्या करते हैं? सर जॉन फॉलस्टॉफ जो हैं कि जब युद्ध हो रहा है तो वो ऐसे पड़ जाते हैं जैसे वो मरे हुए हैं, वो लाश का रोल प्ले करते हैं। और जी वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो है ना भाई ये जो वेलर है या ये जो ऑनर है तुम्हें देगा क्या अगर तुम मर जाओगे। और हॉटस्पर की बॉडी को उठा के जो है लेकर आते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने मारा हो हॉटस्पर को।
तो दैट इज वाई ही इज बीन शोन एज मतलब कैरिकेचर के रूप में उनको दिखाया गया। अब बात करते हैं हेनरियाड का जो तीसरा पार्ट है, दैट इज हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। ये प्ले ये दिखाता है प्रिंस हॉल की जर्नी, कि अपने पिता की जो है अब कैसे प्रिंस हॉल अपने आप को पूरी तरीके से रिफॉर्म करते हैं। नाउ ही इज अ सोबर पर्सन, और वो जो है किस तरीके से किंगशिप की तरफ बढ़ते हैं, और फाइनली वो फॉल्स्टॉफ को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ जो है, ये प्ले याद रखिएगा, ये प्ले पूरी तरीके से ये बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एगिंगकोर्ट ड्यूरिंग द 100 ईयर वॉर, ये 100 ईयर वॉर के बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ, ये जो दिखा रहा है देखिए, ये जो द प्ले फोकसेस द बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एगिंगकोर्ट ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर। तो ये जो मैंने कल आपको 100 ईयर वॉर बताया था, जो कि एडवर्ड थर्ड ने स्टार्ट करा था, और उन्होंने फ्रेंच थ्रोन पे अपना अधिकार दिखाया था। तो ये प्ले जो है ये 100 ईयर वॉर के बैटल ऑफ एगिंगकोर्ट पर है। हेनरी फिफ्थ जो है ना, वो अब ये सोचते हैं कि नाउ आई हैव टू टेक द क्राउन, ये फ्रेंच क्राउन मेरा है। हेनरी फोर्थ की मृत्यु हो जाती है। हेनरी फोर्थ की मृत्यु के बाद प्रिंस हॉल जो है वो हेनरी फिफ्थ बनते हैं। एक एम्बेसडर फ्रांस से आता है, फ्रांस डॉफिन की तरफ से गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट में क्या है? टेनिस बॉल्स। ये एक तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही चीप गिफ्ट है, और इस बात से जो हेनरी फिफ्थ हैं, यानी कि प्रिंस हॉल जो अब हेनरी फिफ्थ बन गए हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं अब मुझे फ्रांस पे अटैक करना है। सर जॉन फॉल्स्टॉफ की मृत्यु की खबर आती है इस प्ले में। फ्रेंच लॉर्ड्स जो हैं वो टॉक अबाउट द अराइवल ऑफ द इंग्लिश आर्मी। जो फ्रेंच लॉर्ड्स हैं दे टॉक अबाउट कि वो फ्रेंच लॉर्ड्स जो हैं वो बात कर रहे हैं कि इंग्लिश आर्मी जो है ना बढ़ी चली आ रही है फ्रांस पे जो है कब्जा करने के लिए। एक्सीटर मीट्स देम विद हेनरीज डिमांड, और एक्सीटर जो है बताता है कि हेनरी की डिमांड क्या है, उसे फ्रेंच थ्रोन चाहिए। लेकिन जो फ्रेंच लॉर्ड्स हैं वो हेनरी की डिमांड्स को मना कर देते हैं। अब ऐसे थोड़ी कोई आके कहेगा मेरे को तुम्हारी गद्दी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो फ्रेंच लॉर्ड्स जो हैं वो हेनरी की डिमांड मानने से मना कर देते हैं। द फ्रेंच केम टू एजिनकोर्ट, द बैटल बिगिंस। द फ्रेंच, अब बैटल ऑफ एजिनकोर्ट होती है और फ्रांस हार जाता है। हेनरी को प्रिंसेस कैथरीन बहुत पसंद आ जाती है, और जो है वो प्रिंसेस कैथरीन हेनरी से शादी करने को तैयार हो जाती हैं। एंड ये चीज़ इट वर्क्स एज एन अलाई बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, कि एक तरीके से संधि हो जाती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, संधि जो है वो हो जाती है। सर जॉन फॉल्स्टॉफ का जो फेवरेट डिवाइस था ना, दैट वाज पन। एंड पन का मतलब क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। पन मीन्स एक शब्द के जब एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, तो सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है उनकी फेवरेट डिवाइस थी पन। अब मैं आपको फेवरेट जो पॉपुलर लाइंस हैं जो याद करने में दिक्कत आती है वो आप लोगों को बताऊंगी। अब लाइंस के बारे में बताऊंगी, उससे पहले लाइंस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इंग्लिश सूत्रा का पायनियर प्रैक्टिस बैच है। ये बैच आप सबसे पहले इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में देखें, स्टोर में आपको ये बैच दिखेगा, पायनियर प्रैक्टिस बैच। ये दो बैचेस हैं, एक 1599 का है और एक 1899 का है। पैसे जो हैं अगर आप ये सोचें, बहुत देखिए बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि हार्ड कॉपी जाती है। इतने मोटे नोट्स की सारे टेस्ट पेपर्स जो हैं वो आपके घर पे जाते हैं, और 1899 में पाथ टू विक्ट्री बुक भी जाती है। टेस्ट पेपर तो दोनों में जाते हैं। 1899 में 550 की किताब 300 रुपये में जा रही है, ठीक है। और जो वो पाथ टू विक्ट्री बुक है उसमें लिटरेचर, ग्रामर, प्रैक्टिस पेपर सब है। अब आप ये, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि YouTube हमारा ऐड है। हम YouTube पर अच्छा पढ़ाते हैं तो लोग हमारे ऐप पर आते हैं।
यूट्यूब पे लेकिन बात ये होती है कि भाई कुछ लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने ऐप पर नहीं पढ़ाते कि आप तो फंस गए, आप क्या जरूरत पड़ रही है। नहीं, मेरा ये है कि यूट्यूब पर जो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन बात यह है कि जो मैं अपने बैचेस में पढ़ाती हूँ वो चीज़ मैं यूट्यूब पर नहीं देती। मेरे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब पर देखते हैं, क्योंकि ये अलग रहता है और वो अलग रहता है, दोनों चीज़ें अलग अलग रहती हैं। लेकिन वो जो बैचेस हैं वो इससे भी अच्छे रहे होते हैं। इससे भी अच्छे मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ बहुत एक एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में मिलती है। एक एक चीज़ अब यहाँ पर है, देखिए मैंने आपको हिस्ट्री प्लेस की शॉर्ट समरी बता दी है। अब उसमें क्या है, सारा डिटेल में रहता है। तो मैं तो स्पष्ट बोलने वाली इंसान हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर यूट्यूब पे आपको अच्छा लगता है तो आप उससे पे जो मेरा हुआ है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंप्लीट सारी चीज़ आपको उस पर मिलती है। ये जो पायनियर प्रैक्टिस बैच है, इस पायनियर प्रैक्टिस बैच में आपके 60 पेपर्स हो चुके हैं। इसमें हर पेपर में मिनिमम, हर पेपर में किसी में 50, एक जो मॉक टेस्ट है उनमें 50 क्वेश्चन है, बाकी में हर पेपर में 100+ क्वेश्चन है। किसी में 100, किसी में 125, किसी में 175, इस तरीके के क्वेश्चन। लगभग 6,500 से 7,000 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और चल रहे हैं। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ दिखाया जाता है, स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, फिर उसका सही जवाब देकर एक्सप्लेनेशन देती हूँ, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन। ये बैच बहुत अच्छा बैच है, इसमें कुछ सस्पिशियस बैच नहीं है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। जैसे ही मैं खुद हूं, स्पष्टवादी इंसान हूं, वही चीज दिखाती हूं। मैं फिर वही चीज कह रही हूं, इतने स्पष्टवादी हूं कि इसीलिए मेरे पास सिर्फ जेन्युइन लोग आते हैं। ऐप तो आलतू फालतू भी जो है, भाई देखो ऐप तो कोई भी जो है वो डाउनलोड कर लेता है। जब कोई उल्टे सीधे नाम से ऐप डाउनलोड करता है, मुझे लगता है क्या मतलब, क्या कहूँ। खैर, लेकिन जो मेरे से पढ़ते हैं, जेन्युइन लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो पढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, वो जेन्युइन लोग देखते हैं। तो भैया जेन्युइन लोगों को की बात जेन्युइन लोगों तक पहुंच जाती है। हर एक का ठेका तो हमने ले नहीं रखा। अब ये है ये एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। उसके बाद ये द पार्ट टू विक्ट्री बुक है, जिसमें आपके पूरा बुक है, ये लिटरेचर है, ग्रामर है, प्रैक्टिस पेपर्स हैं। ये बुक ऐप पर अवेलेबल नहीं है, ये आप 7895937338 पर फोन करके तब इसका पेमेंट करके आप इसे ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का पूरा बैच है। एक्चुअली क्या है कि ये मेरे बैचेस जो है ना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा के तैयार कर चुकी हूँ। इसमें लिटरेचर, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स सब कुछ है। इसके अलावा इसके नोट्स भी आपके घर पर आते हैं। हम कोई छिपी हुई फीस नहीं रखते हैं, कोई चीज। 5,500 रुपए का ये बैच है, 5500 का। 5500 रुपए में 18% जीएसटी भी जाती है, ऐप का चार्जेस भी जाते हैं, हम नोट्स भी देते हैं। उसके बाद जो 400-500 रुपए बच जाते हैं, वो ही हमें बचते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई हिडन कॉस्ट नहीं है कि आपका जो है उसके बाद 18 महीने की वैलिडिटी के साथ, ये 18 महीने की वैलिडिटी है, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। और इवन एक और चीज बता रही हूं, अगर आप ये बैचेस खरीदते हैं ना, आप यूपी टीजीटी पीजीटी के भी खरीदते हैं, तो आप अन्य एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, और मेरे से पढ़ने के बाद कम से कम अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो उसको निकले ना। ये तो बात है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। चलिए, अब इसके साथ मैंने जो है अब अपना जो यहाँ पर मैं आपको, मुझे इसके कोट्स समझाने थे, वो कोट्स बताती हूँ। सबसे पहले रिचर्ड सेकंड का ये वाला कोट है। आप अगर किसी चीज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता हो तो आप वो चीज को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये रिचर्ड सेकंड, मैंने अभी आपको रिचर्ड सेकंड का ये बताया भी था कि हेनरी बॉलिंगब्रोक जो है वो जॉन ऑफ गॉन्ट के बेटे थे। अब रिचर्ड ने हेनरी को तो एग्जाइल में भेज दिया। ये सदमा जॉन ऑफ गॉन्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो बीमार हो गए, उनकी मृत्यु होने वाली है, वो डेथ बेड पे हैं और अपने नेफ्यू को ये बात समझा रहे हैं। तो वो क्या कहता है रिचर्ड सेकंड, द राइपेस्ट फ्रूट फर्स्ट फॉल। वो कहते हैं कि जो पके हुए फल होते हैं ना, उन्हें तो गिरना ही है। आप अपना समय पूरा कर चुके, आपकी यात्रा पूरी हो चुकी, हमारी शुरू हुई है। तो मुझे अपने आयरिश जो एक्सपीडिशंस हैं उनके लिए
पैसा चाहिए तो मैं तो कह रहा हूं मैं आपकी संपत्ति जब्त कर लूंगा। ये है इसमें। अब यहां पर ये एक्ट 5 सीन 5 में है, जब रिचर्ड जो है वो लौट के आता है, और वो जो है जब वहां पर रिचर्ड लौट के आता है और रिचर्ड सरेंडर कर देता है, तो रिचर्ड यहां पे ये कहता है कि समय को मैंने बर्बाद करा, अब समय मुझे बर्बाद करेगा, कि मैंने समय रहते अपने आप को नहीं सुधारा, अब समय मुझे बर्बाद करेगा। ये एक्ट 5 सीन 5 रिचर्ड सेकंड की लाइंस है। तो अगर आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट याद है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। अब यहां पर ये सर जॉन फॉल्स्टॉफ की लाइन है जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी। अब ये यहां पर पहला है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रीशन। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रीशन। यहां पर देखिए डिस्क्रीशन का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। सर जॉन फॉल्स्टॉफ कहते हैं कि यहां पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात जो है वो सर जॉन फॉल्स्टॉफ ने कही है, और वो ये कहते हैं, वो जब युद्ध होता है ना श्रूबरी, वो क्या करते हैं उसमें ना एक भूमिका जो निभाते हैं वो एक मृतक की भूमिका निभाते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर मैंने मृत्यु को का झूठा दिखावा करा तो क्या गलत करा, कि आपके अंदर ये जो वेलर है, ये जो ऑनर है, अगर तुम मर गए तो मरने के बाद किसको दिख रहा है ये, तो ये तो तुम्हारी डिस्क्रिशन, इट इज, ये तुम्हारी जो है, इट इज योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन, कि भाई तुम्हें उस समय निर्णय लेना होता है कि तुम्हें चुनना क्या है। अगर काउंटरफेट करने से, अपने आप झूठी चीज दिखाने से आप बच गए हो तो वही वेलर है। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रिशन, कि भाई वेलर की जो अच्छा पार्ट है वो यही है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है कि अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में आप सिर्फ एक हीरोइक जो है, आप एक हीरोइक मौत मरना चाहते हैं, आप हीरो बनना चाहते हैं, मरने के बाद किसको पता कि आप हीरो की तरह, आप हीरो थे या नहीं थे, आपको क्या पता कि आपको लोग हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं अगर मैंने मृत्यु को फेक करा तो क्या गलत करा, यही तो वेलर है। और यहां पर ये व्हाट इज ऑनर, और वर्ड व्हाट इज इन दैट वर्ड, सर जॉन फॉल्स्टॉफ कहते हैं क्या है ऑनर, क्या है सम्मान, एक शब्द ही तो है, और उस शब्द में क्या रखा है, मर गए तो कौन पूछ रहा है तुम्हारा सम्मान। बेहतर यही है कि निर्णय लो, सोच समझ के निर्णय। अब जीते जी जो चीज मिल जाएगी, जीते जी जो सम्मान मिल जाएगा ठीक है, नहीं में अब मरने के बाद कौन किसको पूछ रहा है। तो दीज आर द लाइंस फ्रॉम ये फ्रॉम सर जॉन फॉल्स्टॉफ। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, ये बहुत बढ़िया लाइन है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं जो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो इन्वर्जन यूज हुआ है। ये होता है द हेड लाइज, अनईजी होना चाहिए था, अनईजी लाइज द हेड है, तो इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है आप देख रहे हैं, दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जिसमें शब्दों के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है। तो यहां पर ये इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज करी गई है। और यहां पर ये देखिए, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, हेनरी फोर्थ एक्ट थर्ड सीन। हेनरी फोर्थ जो है ना बहुत परेशान है, गिल्टी है, अपने बेटे प्रिंस हॉल से वो बहुत परेशान है, और वो गिल्टी इसलिए है कि उन्हें लगता है कि मेरी जो बात थी उसे गलत लिया गया, मैंने रिचर्ड सेकंड को मारने के लिए नहीं कहा था, बट ही वॉज मर्डर्ड, और मुझे अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए यरूशलेम जाना है। और वो ये कहते हैं कि जो सिर मुकुट पहनता है वही जानता है कि कितना ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी, अनईजी, और इसमें ना सिनेक्डोकी भी है, फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डोको भी है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, यहाँ पर ये भी कहा है कि जिस पे जिम्मेदारी पड़ती है ना वही जानता है उस जिम्मेदारी को निभाना कितना मुश्किल है। जिसके पर जिम्मेदारी नहीं उसे क्या पता जिम्मेदारी निभाना क्या होता है। आप खुद पे लेके सोचे कितनी गहरी बात है। जो करता है ना सुनता भी वही है, जो करेगा ही नहीं वो सुनेगा ही नहीं, और जो जिम्मेदारी निभाता है उसे ही पता है जिम्मेदारी का बोझ उठाना कितना मुश्किल है। तो ये हेनरी फोर्थ की लाइंस हैं। हेनरी फिफ्थ जो प्रिंस हॉल जो है उनकी लाइन है,
हेनरी फिफ्थ की लाइन किंग हेनरी बोल रहे हैं, देयर इज सम सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। वो कहते हैं कि कितनी भी बुरा कुछ क्यों ना हो, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा हुआ होता है, बस इंसान को देखने की जरूरत है। देयर इज समथिंग गुड इन एक्सट्रीम बैड एज वेल, बस वी जस्ट हैव टू वॉच इट आउट। हमें बस उसे देखने की जरूरत है। तो ये थे कोट्स और समरी। ये सारी समरी मैंने जो है वो खुद ही लिखी है। मैंने समरी, मतलब ऐसा नहीं है कि हेनरी सेवंथ जी ने मुझसे कहा था कि आओ आओ बहन बैठ के जो है समरी लिख लो, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जिसने जो है हिस्टोरिका एंग्लिका लिखी, लेकिन हाँ किताब में से पढ़कर उसे शॉर्ट में करके आपको सुनाने के लिए वो मैंने जरूर लिखी है। तो बहुत ही थका हुआ जोक था मेरा, मगर हंस लो। और जो है ये आप लोगों को हेनरियाड बताया, माइनर टेट्रोलॉजी, मेजर टेट्रोलॉजी, कुछ पॉइंट। और अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आप लोगों से फ्राइडे को मिलूंगी लाइव। इससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। बाय बाय। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डल गई है।